और यूसीसी को लेकर ही चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। नवीन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। साथ ही रसिया बेग जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो कि अधिवक्ता हैं। और डॉक्टर हमारे साथ योगा आचार्य डॉक्टर विपिन जोशी महाराज आध्यात्मिक गुरु भी जुड़ चुके हैं। आसिफ हुसैन महासचिव मुस्लिम सेवा संगठन से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। नवीन ठाकुर जी, शुरुआत में आपके साथ, चूंकि देखिए लगभग तैयारी हो चुकी है वो तस्वीरें, और अब से कुछ ही देर बाद यूसीसी का जो पोर्टल है वो सीएम पुष्कर सिंह धामी उद्घाटन कर देंगे। लेकिन इस बीच इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी सर जोरों पर है। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई आप लोगों ने हमसे तो पूछा नहीं गया। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप इस पर फोकस कीजिएगा कि यूसीसी जब धरातल पर लागू हो जाएगा देवभूमि में, तो किस तरह से दिशा और दशा बदलती हुई नजर आएगी। सर आप एक बार अनम्यूट कर दीजिएगा, उसके बाद अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल ठीक, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, अब रखिए अपनी बात। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया। हमारा ये चुनाव में किया गया जनता से वादा था और उस वादे को आज हमने धरातल पर उतार दिया। कुछ ही क्षणों में जब माननीय मुख्यमंत्री जी यूसीसी पोर्टल और नियमावली का विमोचन उद्घाटन करेंगे, उत्तराखंड में आज से ये लागू हो जाएगा। आज उत्तराखंड के इतिहास में ऐतिहासिक दिन है, पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है कि आज उत्तराखंड इसको लागू करने वाला आजादी के बाद पहला राज्य बनेगा। और जैसा भी मैं आपसे कह रहा था कि पूर्व में भी बहुत बार जो है डिबेट में ये बातें सामने आई। जनता, आपने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं हमसे पूछा नहीं गया, तो इसमें मैं आपको बता दूं 22,000 लोगों के जो है लिखित जो है इसमें सुझाव कमेटी को प्राप्त हुए। आज से लागू नहीं हो गया, 2.5 साल से कवायद चल रही थी। लगातार जो कमेटी का गठन किया गया जिसमें मनु गौड़ जी भी रहे, और उस कमेटी ने प्रत्येक स्टेक होल्डर से बात की। राज्य के प्रत्येक नागरिक को जो है मौका दिया गया कि वो अपने सुझाव, अपनी आपत्तियां इसमें जो है कमेटी को दें। 22,000 लिखित जो है सुझाव इस कमेटी को प्राप्त हुए, और इतने लंबे विचार विमर्श के बाद, विशेषज्ञों की राय मशवरे के बाद तब जाकर जो है ये नियमावली लागू हुई और आज उसको जो है धरातल पर उतारा गया। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि हमसे नहीं पूछा गया, हमें विश्वास में नहीं लिया गया, ये बिल्कुल गलत है। हर तरह से 3-4 तरह से जो सुझाव मांगे गए थे। कमेटी ने जगह जगह जो है सुझाव के पेटियां भी रखी थी, जगह जगह जो है कमेटी ने कार्यक्रम भी किए, और कमेटी ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया था। कमेटी ने एक मेल आईडी भी जारी की थी जिसमें जो है लिखित सुझाव भी जो है भेजे जा सकते थे। तो निश्चित तौर पर सबको सुनकर, सबके सुझाव लेकर, सब तरह से जो है इस कमेटी ने सबको सुनने के बाद तब इस नियमावली को जो है लागू किया गया। ठीक है, मतलब एक बड़ा फायदा देवभूमि वासियों को और विशेषकर महिलाओं को, लड़कियों को मिलता हुआ नजर आएगा यूसीसी के तहत। हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, सूर्यकांत धस्माना जी जो कि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। सर बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका। क्योंकि सर अब से कुछ ही देर बाद यूसीसी का जो पोर्टल है उसका उद्घाटन हो जाएगा, सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे, लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद देवभूमि में यूसीसी लागू हो जाएगा। आपका क्या कहना? ऋतु, मेरा सबसे पहला तो सबमिशन ये है जी कि ये यूसीसी एक बहुत बड़ा जुमला है। ये यूसीसी है ही नहीं। यूसीसी का मतलब जो पहला शब्द है यू, तो यू अल्फाबेट है यूनिफॉर्म, समान। मेरा सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, मुख्यमंत्री जी से यह है कि वो ये बतावें कि राज्य के जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, चाहे वो जौनसारी जनजाति हो, चाहे वो भोटिया जनजाति हो, चाहे वो बोक्सा जनजाति हो, राज्य में जितनी जनजातियां रहती हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको राज्य का नागरिक मानते हैं या नहीं मानते? अगर वो उनको राज्य का नागरिक मानते हैं तो ये बतावें कि ये यूसीसी कैसे हुआ जब पूरा एक वर्ग राज्य का आपने उससे छोड़ दिया, उनको आपने एग्जम्प्ट कर दिया, उसमें अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल ही नहीं है, उनमें वो लागू ही नहीं होता। तो ये यूसीसी कैसे हुआ, यूनिफॉर्म कैसे हुआ, समान कैसे हुआ? तो ये जो जुमला है यूसीसी का, ये मैं पहली नजर में उसको खारिज कर रहा हूं कि ये यूसीसी है ही नहीं, क्योंकि राज्य के बड़े वर्ग को उससे वंचित रखा गया है, उसको एग्जम्प्ट किया गया है, और जब वो राज्य के प्रत्येक नागरिक पर लागू ही नहीं होता तो वो यूनिफॉर्म है ही नहीं, वो समान है ही नहीं। इसलिए ये जुमला बार बार इस्तेमाल करना
के साथ यूसीसी लागू कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आप उत्तराखंड को लेबोरेटरी क्यों बनाना चाह रहे हैं, प्रयोगशाला क्यों बनाना चाह रहे हैं? मैंने सुबह से तीसरी डिबेट में मैं ये शामिल हुआ हूं। मेरे इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई व्यक्ति नहीं दे रहा है ठीक। कि आप उत्तराखंड को क्यों लेबोरेटरी बनाना चाहते हैं, क्यों प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं। इसमें राज्य में कौन सी राज्य की जनता का हित इसमें निहित है, ये बतावें। ठीक है। राज्य की जो हमारी मातृशक्ति है, जो उत्तराखंड की विकास की धुरी है, इस यूसीसी से उसको क्या लाभ होने जा रहा है? राज्य का जो बेरोजगार नौजवान है, जो रोजगार की बाट जो रहा है, इस राज्य का जो मूल अवधारणा थी, उस अवधारणा में सबसे बड़ा कारण यह था कि राज्य का नौजवान पलायन कर रहा था और लगातार पलायन होने से पूरे पहाड़ खाली हो रहे थे। राज्य के नौजवानों को राज्य में रोजगार के अवसर मिले, ये राज्य के निर्माण की अवधारणा के पीछे एक बड़ा कारण था। तो राज्य के बेरोजगार नौजवानों को इस यूसीसी से, अगर तथाकथित यूसीसी जो है, उससे क्या लाभ होने जा रहा है? राज्य में जो स्वास्थ्य सेवाएं जर्जर हैं, पूरे राज्य में जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रदेश के, उनके जिले में पौड़ी जनपद में आप कल्पना करिए कि जिला मुख्यालय का जो अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहां पर बस एक्सीडेंट में जब यात्री जाते हैं घायल जिला अस्पताल में, तो टॉर्च ला करके उनको फर्स्ट एड दी जाती है। और पूरे राज्य के पर्वतीय जनपदों के जितने जिला अस्पताल हैं, वो रेफरल सेंटर बन गए हैं। पहाड़ के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में इस यूसीसी से क्या सुधार होने वाला है? राज्य के कौन सा ऐसा विषय है जिसमें इस यूसीसी का योगदान राज्य की जनता के हित में है? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि साहब यूसीसी से पूरे राज्य की महिलाओं को बड़ा लाभ होने वाला है, यूसीसी से राज्य के नौजवानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, यूसीसी से राज्य की जनता का बहुत हित होने वाला है। मेरे एक भी प्रश्न का और मेरी जिज्ञासाओं का विरोध करने का सवाल बाद में आएगा। ठीक है सर। हम उसमें जो, मैं एक लास्ट बात एक सेकंड में कह करके समाप्त कर रहा हूं कि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल और जो लीगल जो उसमें फ्लॉज हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे जब वो पोर्टल में आएगा और पूरा जो नियमावली है उससे हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें अफेक्टेड हो रही हैं। वो बाद में हम चर्चा उसमें विस्तार से कर लेंगे और उसमें वैधानिक रूप से हम चर्चा करेंगे। बाकायदा जो उसमें लीगल फ्लॉज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसमें मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है, वो सारी बातें बाद में कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मुझको इस बात की जो जिज्ञासा है कि ये यूसीसी कैसे हुआ जब राज्य का एक पूरा वर्ग आपने छोड़ दिया, और दूसरा कि राज्य की जनता के कौन से वर्ग का हित इस यूसीसी से हो रहा है तथाकथित, मुझे उसका ठीक है उत्तर सर। अब इन्हीं तक नहीं मिल सवालों पा के एक रहा बार है। जवाब ले इसलिए मैं लेती हूँ थोड़ा सा नवीन बेचैन। ठाकुर जी से। नवीन ठाकुर जी, चूंकि देखिए आम जनमानस को तो आप तब समझाएंगे जब विपक्ष को आप यूसीसी के बारे में समझा पाएंगे, क्योंकि विपक्ष की जो फहरिस्त है वो बहुत लंबी है। सीधे तौर पर ये पूछा जा रहा है कि भाई आप उत्तराखंड को प्रयोगशाला क्यों बना रहे हैं यूसीसी लाने के बाद, और बाकी उन्होंने जो सवाल पूछे जरा उनके जवाब दीजिएगा और कम शब्दों में प्लीज अपनी बात रखिएगा। मैं इसलिए बीच में कह रहा था कि मुझे मौका दिया जाए आदरणीय सूर्यकांत धस्माना जी के प्रत्येक सवाल का मैं जवाब दे दूं। देखिए आम जनमानस तो बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है, केवल कांग्रेस और केवल कांग्रेस नहीं समझ रहा है, पूरा विपक्ष नहीं, कांग्रेस। ये वही कांग्रेस है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक बढ़िया आदमी गलत पार्टी में। मैं सूर्यकांत धस्माना जी का सम्मान करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, लेकिन मजबूरी है उनकी अपनी पार्टी को डिफेंड करना। ये वही कांग्रेस है जिसने 370 का विरोध किया, ये वही कांग्रेस है जिसने 3 तलाक का विरोध किया, कुरीति का विरोध किया। क्या 3 तलाक हटने से आज नहीं सर, कांग्रेस पार्टी कौन सी है कौन सी नहीं, सवाल ये नहीं, वो सवाल आपसे जो पूछ रहे हैं उनके जवाब आपसे मांग रहे हैं। हालांकि मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं चर्चा को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाऊं, इसलिए मैं चाहती हूँ पॉइंट टू पॉइंट बात हो। जो सवाल आपसे वो लोग पूछ रहे हैं कि भाई प्रयोगशाला क्यों बनाया जा रहा है, अनुसूचित जनजाति को आप लोगों ने यूसीसी से अलग क्यों रखा, यूनिफॉर्म का मतलब समान होता है, तो वो सब चीजें इस यूसीसी में दिखाई क्यों नहीं दे रही, बस ये सवाल के जवाब दीजिए जल्दी से। तो मैं साफ जवाब दे रहा हूँ, पीछे भी बताना पड़ेगा, मैंने हर चीज का विरोध किया। सर पीछे का छोड़िए, इतिहास में जो हो गया सो हो गया, अभी का बताइए, आप लोगों की प्लानिंग क्या है? मैं कह तुझे या तो आप भी विपक्ष की तरह सवाल कर लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुनने तो दे नहीं रही है। सर मैंने आपसे वही कहा ना कि उतना समय नहीं है कि मैं अभी बाकी और 3 मेहमान भी मेरे साथ जुड़े, उनका भी परसेप्शन मुझे लेना है, तो आप जल्दी जल्दी अपनी बात रखिए। तो आप ही क्या हो गए, मैं जवाब दे रहा हूँ, तो सुनने की तरीके से जवाब दूंगा ना विपक्ष को। आप इनको सुनने दे रहे हैं, ये कह रहे हैं बहुत एक बड़े वर्ग को, कौन से बड़े वर्ग को? केवल और केवल जो है अनुसूचित, हमने आदिवासी वर्ग को, हमने संविधान अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित जो हमारी अनुसूचित जनजातियां हैं उनको जो है संहिता से बाहर रखा है। किस लिए?
जिससे उन जनजातियों का और उनके रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके, वो बहुत कम मात्रा में है। और अगर हम उनको यूसीसी के दायरे में लाते हैं ठीक तो है। उनकी जो रीति रिवाज है उनका संरक्षण नहीं होगा। हाँ। और ऐसी बहुत सारी, जैसे पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार में है, ऐसी जनजातियां जिन्हें संरक्षण की जरूरत है, उन जनजातियों से संपर्क भी नहीं हो सकता, तो उनको यूसीसी से हमने यहाँ पर बाहर रखा है। उनके रीति रिवाजों के संरक्षण और संवर्धन की जरूरत है, जो ठीक है। मृतप्राय जो है खत्म होने के कगार पर है, इसलिए रखा गया है। इनको तो कुछ ना कुछ रंगा डालना है। मैं इसलिए पिछला उदाहरण दे रहा था, मैंने स्पष्ट कर दिया कि सब इसमें है, केवल उन्हीं, और ये जो है 342 के अंतर्गत वर्णित वो हमारी अनुसूचित जनजातियां जिनको हमने बाहर रखा है। संविधान में भी उनको विशेष जो है दर्जा प्राप्त है, विशेष अधिकार प्राप्त है, तो क्यों ना इसमें हम उनको विशेष अधिकार दें, जरूरत है इसलिए। और दूसरी बात करें क्या लाभ हो रहा है, एक मिनट तुझे, एक मिनट खत्म होने दीजिए ना, जल्दी से जल्दी। उनके सब सवालों का जवाब दे रहा हूं। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म तो करने दीजिए मुझे अभी। जब 15 मिनट उनको दे दे, 2 मिनट दीजिए ना, काउंटर पे काउंटर सवाल करिए, आप करिए, आप भी सवाल करिए। जल्दी बात रखिए, बेफिजूल की अगर बातें करेंगे टाइम वेस्ट ही होगा, कोई मतलब नहीं है। आप हाँ। जब उन्होंने जो है यहाँ पर बात करते यूसीसी की हो रही है, वो पहुंच गए श्रीनगर अस्पताल, तो मैं इसका भी जवाब दे दूं? जल्दी दीजिए सर, अभी आपका पूरा मौका है, जल्दी बोलिए। श्रीनगर अस्पताल में टॉर्चर हुआ, रितु जी आप उनसे पूछती कि उनके समय में कितने मेडिकल कॉलेज बने, उनके समय में जो कितने एम्स बने, तब आपने काउंटर सवाल नहीं किया। मैं जवाब दे रहा हूँ तो आप काउंटर पे काउंटर सवाल कर रही है, और तथ्यों के साथ जवाब दे रहा हूँ, कोई गलत जवाब नहीं दे रहा हूँ, हर चीज का जवाब दे रहा हूँ। लेकिन सुनिए, आप ही दसवाने की तरफ से काउंटर कर रही है। आपने क्यों नहीं पूछा, जब वो टॉर्च की वाली बात कर रहे थे, तो आपने क्यों नहीं कहा यूसीसी पे बात करिए, तब तो आपने नहीं कहा। तो मैं उस संदर्भ में बात कर रहा हूँ, इनके समय में कितने मेडिकल कॉलेज बने थे, कितने डॉक्टर थे। मानी जी बताइए, आपकी सरकार में हरीश रावत जी जब यहाँ से विदा हुए थे, इस प्रदेश की जनता ने विदा किया था, केवल 1200 डॉक्टर थे, आज कितने डॉक्टर हैं? ठीक है, 3000 डॉक्टर हैं। कई सवाल है जो लगातार बीजेपी से पूछे जा रहे हैं। धसमाना जी, मुझे लगता है सर आपको उन सवालों का जवाब मिल गया होगा जो सवाल आप लोगों की तरफ से उठाए गए थे, क्योंकि अब सवाल आपसे ही भी पूछा जा रहा है कि भाई जब गोवा में यूसीसी लागू हुआ था तब भी तो कांग्रेस का शासन था, तब तो कांग्रेस ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, अब अचानक से ऐसा हृदय परिवर्तन क्यों हो रहा है जो लगातार आपत्ति दर्ज करा रही है। लौटूंगी मैं आप दोनों के पास। रजिया बेग जी, मैं आपका रुख करते हुए, मैम अगर कानूनी तौर पर समझने की कोशिश करें तो यूसीसी से देवभूमि को क्या लाभ मिलने वाला है? हाँ नमस्कार मैम। क्या लाभ मिलेगा ये तो भाजपा भी बहुत अच्छे से जानती है क्या लाभ मिलने वाला है। आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक दरकिनार करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बहुत सारे फ्लोज हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। आपने कोई सा और नहीं उठाया। आपको जहां दिखाई दिया कि हमें एक विशेष तबके को छेड़छाड़ करनी है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर उत्तराखंड के अंदर यूसीसी में हिंदू मैरिज एक्ट को अनटचेबल क्यों कर दिया? आपने हिंदू सक्सेशन एक्ट को क्यों छोड़ दिया? आपने हमारे जनजाति की, अभी आप रीति रिवाज के संरक्षण की बात कर रहे हैं, वहां आप कहेंगे कि जनजातियों का संरक्षण करना है रीति रिवाजों का, तो किसी एक तबके की जो और हमारी जो रीति रिवाज हैं बहुत से पूरे, अगर आप यूसीसी की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, तो सबको आप बराबर लाना होगा आपको। फिर आपने दूसरों का रीति रिवाजों को क्यों छोड़ दिया? फिर एक तबके के रीति रिवाजों को छेड़छाड़ करके आपको क्या हित करने वाले हैं आप, और क्या दिखाना चाह रहे हैं? आपका मैनिफेस्टो 2022 में अगर इतना ही आपको लग रहा है कि बहुत जरूरी था, ये आपके मैनिफेस्टो में नहीं था, ये जो हित जो आप करने जा रहे हैं, ये हित नहीं था आपका। आप किसकी बात करने जा रहे हैं? गोवा को आप कहते हैं कि वो पहला राज्य था और कांग्रेस ने उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो फिर आप उत्तराखंड को पहला राज्य क्यों कह रहे हैं? फिर तो दूसरा राज्य हुआ उत्तराखंड। मतलब अपनी बातों में आप खुद ही फंसते चले जा रहे हैं। आपको पता भी नहीं है कि हम यूसीसी करने जा क्या रहे हैं। क्या है यूसीसी? यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या बात करते हैं आप? डायरेक्टिव प्रिंसिपल को उठा के देखिए, कितने सारे फैक्टर हैं, आपने उनको, आप कभी छेड़ते नहीं है उसको। पूरे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आपने दरकिनार कर दिए। आप आर्टिकल 14 का क्या करोगे, 25 का क्या करोगे आप? बाकी और सारे हमारे 21 में है, उनका क्या करोगे आप? उससे छेड़छाड़ कैसे करोगे आप, बताइए। और आप बात कहते हैं कि क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने एक वादा किया था जनता से, जनता के वादे को जो कहा वो किया। कहा तो आपने बहुत कुछ था, और ये तो आपके मैनिफेस्टो में था ही नहीं। ये क्या कहा, ये कब कहा था आपने कि हम यूसीसी को? ये तो आपको ये था कि भाई हमें कोई ना कोई मुद्दा लेके आना है जहां से आपका हित, आपको अपना हित साधना है। उस साधना के लिए आपने यूसीसी करके और उसको पूरे तबके को एक ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि आज तराई मचा दी आपने। ठीक है,
आपको कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन नहीं देता है, आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं कहते हैं कि जो आप करने जा रहे हैं राज्य का मुद्दा नहीं है, मुद्दा सेंटर का है। आप इस मुद्दे को एक स्टेट में लाके क्या करेंगे, पहली बात। और फिर मुझे आप बताइए, हिंदू सक्सेशन एक्ट की आप बात कर रहे हैं यही लोग, हिंदू सक्सेशन एक्ट को आपने नहीं छेड़ा है, तब आप कैसे करोगे, यूसीसी कैसे करेंगे आप? एक लड़की जो दूसरे स्टेट से यहाँ शादी करके आ रही है और उसके स्टेट पे अगर नहीं यूसीसी है, वो कैसे डिमांड करेगी अपने माता पिता से कि मुझे जमीन चाहिए या मुझे मेरा हिस्सा चाहिए? अब मुझे यही बताएं भाजपा के लोग, आप वहां कैसे दिलवाएंगे एक महिला को उसका हिस्सा उसके पिता से? ये आपके पास कुछ नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को आपने टच नहीं किया, उसमें जो और मुस्लिम बहनें या और दूसरे हमारे और बहनें हैं, उन बहनों को आप कैसे लाभ पहुंचाएंगे? मुख्यमंत्री जी, निश्चित तौर पर मैम ये वो सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। और देखिए नवीन ठाकुर जी, अगर इस तरह के सवाल पैनलिस्ट उठा रहा है तो ऐसे में समझा जा सकता है फिर आम जनमानस में भी, क्योंकि हर एक आम इंसान तो आपके पास आएगा नहीं। इन तमाम सवालों की फहरिस्त बनी हुई है सर, लेकिन जवाब आप सोच के रखिएगा, जवाब लूंगी उसके बाद आप एंकर पे उंगली ना उठाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन उससे पहले मैं योग आचार्य का रुख करते हुए विपिन जोशी जी, आपको क्या लगता है कि अगर उत्तराखंड में यूसीसी से, हालांकि कुछ देर बाद तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो ही जाएंगी, अब से कुछ ही समय बाद वो खबर भी सामने आ जाएगी जब देवभूमि में यूसीसी लागू हो गया, तो आपको क्या लगता है किसी तरह का बड़ा परिवर्तन होगा? जी निश्चित रूप से मैं इसका बहुत हृदय की गहराई से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि जब हम संविधान की बात करते हैं तो एक देश में एक विधान और एक से नियम चलने चाहिए। तो इससे जो समान नागरिक संहिता के बाद जो है पूरे जो ये गंगोत्री जो उत्तराखंड से शुरू होगी, निश्चित रूप से ये गंगोत्री जो है कल को पूरे देश में प्रवाहित होगी और एक समान नागरिक अधिकार जब लोगों को मिलेंगे तो एक ही तराजू में सबको तोला जाएगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जो संविधान है, संविधान की जो व्यवस्था है, संविधान की व्यवस्था के हिसाब से ही सब कुछ होगा। तो मैं इसका हृदय की गहराई से बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और ये बहुत ही सुखद अवसर है कि देवभूमि उत्तराखंड से इसकी सुखद शुरुआत हो रही है और इसके बड़े दूरगामी प्रभाव जो है उस समय में देखने को मिलेंगे। अभी जो भी कुछ कमियां हैं, जो कुछ अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है, जैसे जैसे अभी तो ये लॉन्च होना है, लॉन्च होने के बाद जो है लोग इसका अध्ययन करेंगे। और क्योंकि इसे कोई सामान्य लोगों ने तो बनाया नहीं है, बहुत से विशेषज्ञ लोगों ने इसको बनाया है, लाखों लोगों से बात की है, चर्चा की है, उसके बाद निकाला गया है। जो कमियां हैं उन पर संशोधन हो जाएगा और जो नई चीज उसमें जुड़नी होंगी, जो भी संविधान के हिसाब से, नियमों के हिसाब से होता है, वो सब होगा। लेकिन आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है कि यूसीसी की जो गंगा है देवभूमि उत्तराखंड से इसका उद्गम हो रहा है और पूरे देश में जो है इसका क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। ठीक है, 10-12 जी लॉटरी में आपके पास आसिफ हुसैन जी, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ये एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला है? देखिए, ये कोई ऐतिहासिक फैसला नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी की एक उत्तराखंड को एक फैक्ट्री बनाया है उन्होंने एक वोटों के कंसोलिडेशन के लिए। मैं बीजेपी प्रवक्ता जनाब नवीन ठाकुर से 1 to 1 मैं ये जानना चाहता हूं कि वो कह रहे थे कि यूसीसी लागू करने से पहले 2.5 साल तक 22,000 लोगों से राय शुमारी की गई। मुझे एक बात बताइए कि यूसीसी में सबसे ज्यादा अधिक प्रावधान या जो इफेक्ट हुआ है वो मुस्लिमों के लिए हुआ है। क्या किसी मुस्लिम के समुदाय के किसी धर्म गुरु को जो कमेटी गठित हुई थी उसमें लिया गया? नहीं लिया गया। जिन 22,000 ये सजेशंस की बात कर रहे हैं, क्या वो पब्लिक पोर्टल पर आए कि उन 22,000 लोगों ने क्या सजेशन दिए, कितने विरोध में थे, कितने पक्ष में थे, किसी को नहीं पता। और इनके ज्ञान के लिए बता दूं कि 69,000 से अधिक सजेशंस मुस्लिम समुदाय ने दिए। उनका विवरण आप क्यों भूल गए? जो हमने ईमेल किए हैं उनका विवरण आप क्यों भूल गए? आप 22,000 कह गए। तो ये एक तथ्य है जो आपने मिटा दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ जनाब नवीन ठाकुर साहब से। हाँ। दूसरा मैं जानना चाहता हूँ कि बहुविवाह जो मुसलमान करते हैं तो उसमें आप कहते हैं कि ये कुरीति है, ये हमारी बहनों पर जुल्म है। तो क्या जनजातीय महिलाएं जो हैं, जौनसारी हैं, भोटिया हैं, बक्सा हैं और राजी हैं, क्या उनकी बहनें आपकी बहनें नहीं है? क्या वो जो उन पर ये बहुविवाह लागू थोपा जा रहा है, क्या उनका दर्द आपका दर्द नहीं है? आप सिर्फ मुस्लिमों को तो अपनी बहनें मानेंगे, मगर जो जनजातीय जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको आप अपनी बहनें नहीं मानेंगे। महाराज जी कह रहे थे 1 नेशन 1 लॉ, तो कहां से ये 1 नेशन 1 लॉ हो गया? माननीय
धस्माना जी ने पहले ही ये बात कही कि यूसीसी का यू जो है वो यूनिफॉर्म है, तो कहीं भी ये बात आती है कि यूनिफॉर्म नहीं है। दूसरी बात मैं 1 to 1 करना चाहूंगा ठाकुर साहब से, उसमें ये कह दिया इन्होंने कि जो यूसीसी का 28 वे जो कानून है उसका पहला जो क्लोज है वो ये कहता है कि विवाह के उपरांत, जिस दिन विवाह हुआ उससे 1 साल तक आप कोर्ट में भी तलाक देने के लिए नहीं जा सकते। अब आप बताइए, आप खुद ऋतु जी एक महिला हैं, यदि किसी का पति नशा करता है, व्यभिचार करता है या अन्य किसी कुरीतियों में लिप्त है, जिसका पता उसके ससुराल वालों को नहीं था, लड़की पक्ष वालों को, अब शादी हो गई, तो क्या वो 1 साल तक उस व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करेगी? आप बताइए कि क्या तो 1 कोई साल, लॉजिक नहीं हुआ। आप भी बखूबी समझते हैं अगर इस तरह की सिचुएशन किसी महिला के सामने हो रही होगी तो उसके साथ सामने कुछ ऑप्शंस है कानूनी तौर पर भी कि अगर वो 1 साल तक अपने घर पर रहेगी तो उसके भरण पोषण का क्या होगा। उसके अलावा आपने लिव इन रिलेशन को आपने वो कानूनी मान्यता दे दी, क्या आप व्यभिचार को हिंदुस्तान के अंदर फैलाना चाहते हैं? खुद क्या कहते हैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर जी महाराज ने कहा कि लिव इन रिलेशन व्यभिचार को बढ़ावा है और हिंदू शास्त्रों के अनुसार वो गलत है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने कह दिया कि तलाक देने के लिए आप मुस्लिम किसी गुरु से पूछते हैं कि तलाक कैसे दी जाएगी या शादी कैसे होगी, उसमें आपने क्लोज रख दिया कि कोई भी व्यक्ति, ये आप देखिए धारा 30 क्या कहती है, किसी व्यक्ति को पुनर्वास से पहले धारा 30 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट किसी भी बाधा के अनुरूप आचरण करने के लिए विवश, दुष्प्रेरित या अभिप्रेत करता है, वो 3 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास जाएगा। क्या बेवकूफ वाली बात है? यानी कि कोई मौलवी, कोई किसी से, अगर आप ऋतु भंडारी जी एज अ एंकर किसी मुस्लिम धर्मगुरु से पूछती हैं कि भाई इस्लाम तलाक के बारे में क्या कहता है, इस्लाम बहुविवाह के बारे में क्या कहता है, तो वो अपने धर्म के अनुसार आपको बता देगा। आप उसको 3 साल के लिए जेल डाल देंगे। ठीक है सर। आसिफ हुसैन जी, एक बार मुझको ये समझाने की कोशिश कीजिए सर कि आपको किस पॉइंट पर आपत्ति है, बस ये बताइए सर। ये जो फेरिस्त है, ये फेरिस्त के सवाल, इन सवालों के जवाब तो नवीन ठाकुर जी देंगे, लेकिन वो कौन सा पॉइंट है? चलिए पहले एक पॉइंट पे बता लेते हैं कि शादी के विवाह के 1 साल के अंदर आप तलाक के लिए नहीं जा सकते। सर देखिए, इस स्थिति में, एक सेकंड, इस स्थिति में आपने बोला कि बीइंग एन महिला, एक वुमेन, अब महिला के तौर पर अगर किसी महिला के सामने ये सिचुएशन आती है तो उसके पास कानूनी तौर पर और भी विकल्प है। अब जरूरी नहीं कि ठीक है 1 साल बाद अगर डाइवोर्स होगा तो 1 साल बाद कर ले वो डाइवोर्स। क्या विकल्प? मैं दूसरी के बाद क्या विकल्प बताए? मैं नवीन ठाकुर जी तो ये तो पूछ रहा हूँ क्या विकल्प है। ठीक है नवीन ठाकुर जी, आपका रुख करते हुए सर, हर पैनलिस्ट ने आपसे सवाल पूछे हैं और उन सवालों के मैं चाहूंगी एक बार आप सिलसिलेवार जवाब दे दीजिए। देखिए, आसिफ हुसैन जी कह रहे थे इसमें धारा 1 में ये वर्णित है कि कोई भी महिला 1 साल से पहले तलाक नहीं ले सकती। अभी पोर्टल जारी नहीं हुआ, नियमावली जो जारी नहीं हुई, इनके पास शायद ये धारा कहाँ से आ गई। ये जो समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 का जो अधिनियम है, इसमें 7 अध्याय और 392 धाराएं शामिल, इन किस धारा में लिखा है मुझे नहीं पता। आसिफ जी कौन सी धारा का जिक्र कर रहे हैं? अभी जब जारी हो जाएगा, और उसके बावजूद भी प्रावधान है इसमें, जो है ये प्रावधान है कि कहीं भी तकनीकी और व्यवहारिक परेशानी अगर कहीं होगी तो उसको दूर करने का अधिकार संबंधित प्राधिकरण को दिए गए हैं। तो आसिफ जी चिंता ना करें, और दूसरी चिंता बार बार ये जाहिर कर रहे हैं कि नहीं उत्तराखंड में क्यों, पूरे देश में। आप निश्चित रहें, आपकी ये तमन्ना भी बहुत जल्दी पूरी होगी। पूरे देश में हम जो है यूसीसी लागू करेंगे। आप जवाब ही नहीं दे रहे। आप जवाब दीजिए ना, ये निश्चिंत रहे, ये करें। अरे मैंने आपसे सवाल पूछा है, आप उसका जवाब दीजिए ना। निश्चित रहिए। दूसरा आप बताइए कि क्या जनजातीय महिलाएं आपकी बहनें हैं, नहीं है? दूसरा सवाल, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर जी ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप, महाराज जी बैठे, पहले सुन लीजिए प्लीज लेट मी फिनिश। मैंने 15 मिनट आपको सुना, लेट मी फिनिश। महाराज जी बैठे हैं, स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर जी महाराज ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप शास्त्र सम्मत नहीं है। इस पर धर्मगुरु बैठे हुए हैं, उनका क्या कहना है वो बता दीजिए। 1 साल तक लड़की को तलाक लेने का हक नहीं है, ये बता दीजिए। मुसलमानों ने जो आपत्तियां दर्ज की उनको क्यों पब्लिक नहीं किया गया, ये बता दीजिए। किसी मुस्लिम धर्मगुरु को और अन्य धर्मगुरुओं को, ठीक है आसिफ हुसैन जी, एक बार सुन लीजिए सर, सुन लीजिए एक बार। आसिफ हुसैन जी अगर आप सुन लेंगे तो क्या पता आपके सवालों के वो जवाब दे रहे हो सर। आसिफ हुसैन जी आवाज पहुंच रही है सर आप तक। आसिफ हुसैन जी
ये बीच में क्यों नवीन इतना जी, डिस्टर्ब कर? अपनी बात सवाल- कंप्लीट कीजिए। ये सारे सवाल करने थे, मैंने तो एक बार भी नहीं टोका, मैं उस वक्त भी जवाब दे सकता था ना। ठीक है सर, तो आप ये अपनी कहीं ना बात कहीं रखिए। दिखाता है कि आप जो है हर चीजों को जबरदस्ती बीच में जो है, इसको सब्जी मंडी मत बनाइए डिबेट को। मैं आपसे कहा सीधा सीधा कि मुझे वो धारा बता दीजिए कौन सी धारा में, आप नहीं बता पा रहे हैं। उसके बावजूद भी हमने कहा 28 कि इसमें जो है उस प्राधिकरण सर को 28